हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिक्स को लेकर, ज्योग्राफी के बारे में। अभी तक हम लोग बेसिक्स पर काफ़ी बातें करते आ रहे हैं। बेसिक्स को पहले हमने समझने की कोशिश की, डेप्थ में जाकर कि बेसिक्स है क्या, और उसके अलग-अलग एस्पेक्ट्स पर भी हमने बातें की। फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ बेसिक्स को लेकर थ्योरेटिकल रूप में देखा कि किस तरीके से बेसिक्स को तैयार किया जा सकता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके तरीके क्या हो सकते हैं। और अब फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं सोर्सेज़ के ऊपर कि आप बेसिक्स को प्रैक्टिकली किस सोर्स से तैयार करेंगे। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने हिस्ट्री पर बातें की थी। आज हम लोग ज्योग्राफी पर बातें करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के प्रिपरेशन की बात करें तो आपको इसके बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए 9 टू 11 की। 9 एंड 10 की बात करें अगर ज्योग्राफी में, तो 9 एंड 10 क्लास जो है एनसीईआरटी की वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जो भी आपका जो सिलेबस है, अगर आप अपना जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ज्योग्राफी के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स भी हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स भी हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के जो आपके टॉपिक्स होंगे वो आपको 9 और 10 क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ पर मिलेंगे, और 11th क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे आपको। 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी है। अगर आपने ऑप्शनल के रूप में ज्योग्राफी लिया हुआ है तो ही आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप इस 12th क्लास के ज्योग्राफी को पढ़ें। अगर आपने ऑप्शनल नहीं लिया ज्योग्राफी तो फिर 12th क्लास के ज्योग्राफी को पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे कही जाती है कि 6 टू 12 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे मैंने रिसर्च किया है ज्योग्राफी को लेकर, वो आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप उसे स्किप भी करते हैं तो ज़रा-सा भी इश्यू आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब बात आती है कि एनसीईआरटी क्यों? व्हाई एनसीईआरटी? अब देखिए बेसिक्स को लेकर अगर बातें करें, बेसिक्स क्या है? बेस है, फाउंडेशन है, जहाँ से आपकी शुरुआत होती है, जड़ है मैं यूँ कहूँ तो आपकी तैयारी का। वैसे कई सारी किताबें हैं मार्केट में जिससे आप सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे बेसिक्स को लेकर ही मैं बातें करूँ तो 1-2 बुक्स और भी बताए जा सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जो है, चूँकि आप देखिए, आप जब सिलेबस देखेंगे अपना, मैंने पहले भी बताया था हिस्ट्री के क्लास में भी, जब आप अपना सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, यही सब्जेक्ट्स आप देखेंगे कि आपने स्कूल में भी पढ़ा है। लेकिन आजकल के स्कूल के पैटर्न में बेमतलब वो बुक्स में पैसे खर्चवाने के लिए अलग-अलग एडवांस बुक डाल देते हैं वहाँ पर। लेकिन बेसिक्स जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है, वो एनसीईआरटी ही यूटिलाइज़ होता है अगर आप सरकारी स्कूलों में देखें तो। तो वो और वो एनसीईआरटी पे जब रिसर्च मैंने की तो वो दे पाया गया है कि वो स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर ग्राउंड तैयार करता है नॉलेज की, कि आप पहले ही इसे समझो, फिर इसे समझो, फिर इसे समझो। तो एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज क्रिएशन होते जाता है। तो चीज़ें बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड रूप में जुड़कर आपके समझ में आती हैं। अब देखिए मेरा मानना ये है, वैसे भी अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि व्हाई एनसीईआरटी, तो पढ़ने को तो आप कई तरीके के बुक पढ़ सकते हैं और कई सारे बुक्स भी पढ़ पढ़ सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स भी अपनी किताबें देती हैं पढ़ने के लिए। तो मार्केट में मटेरियल्स की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। आप जिसको चाहे उठा के पढ़ते रहिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने जाने वाला नहीं है। बेसिक्स जो है, वो एक कॉमन लेवल पे अंडरस्टैंडिंग तैयार करता है आपके लिए गहराई के तौर पर, और ये आपकी मदद करता है यूपीएससी
कि जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करने में, क्योंकि यूपीएससी देखिए क्वेश्चंस तो लेगा करंट से, क्योंकि उसे पता है कि स्टूडेंट 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इमर्ज हो रहे हैं करंट में, वो टॉपिक्स वहीं से उठाएगा। लेकिन उसकी फ्रेमिंग की जो डिज़ाइन होती है, वो ऐसे होती है कि बेसिक्स के बिना आप उसका आंसर अच्छे से कर नहीं पाएँगे। तो बेसिक्स की ज़रूरत तो होती है। अब अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेंगे, यही बात होती है। तो अब देखिए, कहने को तो मैं भी आपको बहुत सारे मटेरियल्स बता दूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि पढ़ाई का जो तरीका यूपीएससी डिमांड करता है, वो है कि आप सिर्फ़ एक बार पढ़ के ना छोड़ दो। पढ़ो, उसको समझो, उसमें गहरे उतरो, अपने व्यू पॉइंट्स उस पर तैयार करो, तब जाके कहीं आप यूपीएससी के आंसर देने के लायक बन पाओगे। तो मैं आपको 4 बुक बता दूँ, 10 बुक बता दूँ, 10ओं को आप एक बार पढ़ो, उससे बेहतर है ना कि कोई एक बुक आपके पास हो और उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ सको, ताकि आपकी समझ गहरी हो सके। इसीलिए और दूसरी ये भी बात है, ज़्यादा मटेरियल्स के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए इस तैयारी को लेकर। हमें ऐसा भ्रम रहता है कि हम बहुत सारा पढ़ लें। अगर आप बहुत पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बातें एक ही होती हैं लगभग-लगभग, आप उलझ जाएँगे। फिर आपके लिए ये भी चुनना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इसमें से किसे मेन मान कर चलें। और दूसरी बात, सिर्फ़ ये नहीं होता है कि आपको बुक्स पढ़ना है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें छाँट कर आपको अपने लिए नोट्स भी तैयार करने होते हैं, तो कितनों के नोट्स तैयार करेंगे? पता चला एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका बहुत सारा समय लग गया। तो ऐसे में तो आप अपने लक्ष्य को कैसे पा पाएँगे, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट्स तो है नहीं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसीलिए मैं बेसिक्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एनसीईआरटी ही रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप उलझना चाहते हैं मार्केट के मटेरियल्स में तो वो कंप्लीटली आपकी मर्ज़ी है, उसमें मैं कोई भी दखल देने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ़ आपको एनसीईआरटी ही रिकमेंड करूँगा बेसिक्स के लिए। अब बात आती है कि हाउ टू स्टडी एंड यूटिलाइज़, कि एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे और इसका इस्तेमाल कैसे करें। जैसे कि मैंने हिस्ट्री में भी बताया था, आपको एक बुक को 3 बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 बार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, यूपीएससी जो चाहता है क्या कि आप किस ऐज में एग्ज़ाम दे रहे हो, कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मिनिमम 21 इयर्स आपकी ऐज है जब आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो। सबसे पहले तो हमारी एजुकेशन की जिस तरह की पैटर्न है, सिस्टम है, वो हमें समझाता ही नहीं चीज़ों को। बस मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स। और लेकिन फिर भी अगर आपने उस ऐज में समझा भी होता, तो भी आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि यूपीएससी वो अंडरस्टैंडिंग चाहता है जो एक ग्रेजुएटेड माइंड के पास होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है, आप किस एज में हो यूपीएससी को पता है। तो इस एज में जो एनसीईआरटी की समझ होनी चाहिए, वो आपके अंदर देखना चाहता है। अब जब आप चीज़ों को पढ़ोगे, उन्हीं बुक्स को पढ़ोगे, तो आपकी समझ की लेवल कुछ और होगी। अब आपको जाके देखना है, पहली बार जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दें कि एनसीईआरटी बच्चों की चीज़ें हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या मतलब। और दूसरी बात कि ओह! जैसे भी पढ़ लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। इन भ्रम से बाहर निकलिए सबसे पहले तो। किसी भी चीज़ को ना हल्के में लेना है, ना किसी भी लेवल पे घमंड में आना है, ईगो से भरना है। ये चीज़ें बहुत ही डेंजरस हैं आपके लिए। तो इन चीज़ों से तो सबसे पहले आपको बाहर निकल जाना है। 3 बार आपको पढ़ना होगा। पहली बार जब आप लेंगे, तो बस आप पढ़िए। उसको एक फ़्लो में पढ़ते चलिए। एक बार में कम से कम 1 चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए आप। और बिल्कुल स्लो, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। ट्रेन के बाहर चीज़ें हैं। जब गाड़ी रुकी हुई होती है, तो चीज़ें बिल्कुल साफ़ दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे-जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ती है, चीज़ें धुंधली होती चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता कुछ टाइम के बाद कि कौन-सी पेड़ गुज़र गई। तो वही बात यहाँ पर भी है। आप जितना तेज़ जाएँगे, समझ उतना कम आएगा। तो बिल्कुल स्लो जाना है और पहली बार में जब बुक को ओवर करना है। जब दूसरी बार आप शुरू करें, तो अब आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
इम्पोर्टेंट पता कैसे चलेगा? आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से पहले देख लेने चाहिए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। उस बेस पर ये पता लगा लेना चाहिए और सिलेबस भी, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो अब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट मिल रहा है, उसे अंडरलाइन कीजिए। वो प्रीलिम्स के से रिलेटेड भी हो सकता है, मेंस से रिलेटेड फैक्ट्स भी हो सकता है। अंडरलाइन करते चलिए, ये दूसरी रीडिंग में आपकी होनी चाहिए। अब बात आती है थर्ड एंड फाइनल, जो आपका मेन ग्राउंड तैयार करेगा, बेस तैयार करेगा। अब आप उस लेवल पे चीज़ों को समझ पाएँगे तीसरी बार में, जबकि आप खुद को यूपीएससी के आंसर देने के लायक बना पाएँगे। इस बार भी आपको बिल्कुल स्लो पढ़ना चाहिए। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं इस बारे में कि आप तीसरी बार है तो तेज़ जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये सही नहीं होता है। तो आप बिल्कुल स्लो ही जाएँ तीसरी बार में भी। ये बार जब हो जाए, तीनों बार जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे अब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। अब करना आपको ये है कि जो भी आपने सेकंड बार में अंडरलाइन किया था, तीसरा बार खत्म होने के बाद, उस अंडरलाइन्स को आप एक अलग नोटबुक में क्लास वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ आप नोट कर लीजिए। अब आगे जाकर जब आप एडवांस अब बात होगी, तो यहाँ तक तो आपकी पढ़ने की हो गई कि हाउ टू स्टडी। अब इसको उपयोग करने की बारी है, यूटिलाइज़। तो आगे जाकर जब आप एडवांस बुक इसी पर पढ़ेंगे, तो जो आपने उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसे उस टॉपिक के साथ एडवांस में कनेक्ट कर दें। अब दोनों को कनेक्ट करके आप पढ़िए और थोड़े टाइम के बाद अब क्या कीजिए, हर टॉपिक पर लेके जो भी आपका सिलेबस में है चैप्टर्स, अब पॉइंटर्स आपको तैयार करनी चाहिए एक-एक पॉइंट में। हो सकता है जब आपने तैयार किया तो वो 2-3 पैराग्राफ्स में हों या ज़्यादा हों। अब आपको सिंगल पॉइंटर्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए जो खट से क्लिक करें। देखते ही टॉपिक 5 पॉइंट 10 पॉइंट दिमाग में कौंध जाने चाहिए कि ये मैंने तैयार किया। तो ऐसे पॉइंटर्स आप सिंगल लाइनर्स तैयार कीजिए। प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी और मेंस स्पेसिफिक भी। इसका ये मेन वो बात होगी जिसका आप इस्तेमाल कर पाएँगे एग्ज़ाम। तो इतना होने के बाद फिर जाके आपके समझिए कि आपकी बेसिक्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप इस सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एडवांस के लिए आपको क्या करना होगा, वो जब हम लोग एडवांस की तैयारी की बात करेंगे, पहले समझेंगे, वहाँ आएँगे तब जाकर उस पर बातें करेंगे। ये बेसिक्स की मैंने बातें की ज्योग्राफ़ी को लेकर, इस तरह से आपको तैयार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर, अगले सब्जेक्ट को लेकर हम लोग फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।